वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी भयावह भूतिया कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आज रात आप अकेले सोने से डर जाएंगे। रेवेनहिल कोलाश का 13 नंबर कमरा, एक श्रापित दरवाजा और उस दरवाजे के पीछे छुपा हुआ एक खौफनाक सच। तो बत्तियां बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, यह एक अधूरे प्रतिशोध की कहानी भी है। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल के सदस्य जरूर बन जाइए। 13 नंबर हॉस्टल रूम। रात की ट्रेन धीरे धीरे शहर के स्टेशन में दाखिल हो रही थी। खिड़की के पास बैठा लड़का बाहर चमकती रोशनी वाले शहर को चुपचाप देख रहा था। उसका नाम अमित था, एक छोटे से गांव का साधारण लड़का। लेकिन उसका सपना बिल्कुल साधारण नहीं था। स्कूल में हमेशा पहला आने वाला अमित एचएस परीक्षा में शानदार रिजल्ट करके स्कॉलरशिप हासिल कर चुका था। उसी वजह से आज वह अपने घर से इतनी दूर आया था, अपना भविष्य बनाने। उसके पिता एक किसान थे, सारी जिंदगी मेहनत करके परिवार चलाया था। माँ बीमार होने के बावजूद कभी बेटे की पढ़ाई के रास्ते में नहीं आई। स्टेशन पर उतरने से पहले माँ की आखिरी बातें अब भी अमित के कानों में गूंज रही थीं। इंसान बनना बेटा, सिर्फ बड़ी नौकरी करने से इंसान नहीं बना जाता। अमित हल्का सा मुस्कुराया था, लेकिन उसके सीने के भीतर एक अजीब खालीपन था, क्योंकि पहली बार वह अपने परिवार से इतनी दूर आया था। स्टेशन से टैक्सी में लगभग 1 घंटे सफर करने के बाद सामने एक विशाल पुरानी कोलाज बिल्डिंग दिखाई दी। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था रेवेनहिल कॉलेज। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। कोलाज के चारों तरफ विशाल पेड़ और एक अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। ड्राइवर सिगरेट पीते हुए बोला, नए स्टूडेंट हो? अमित ने सिर हिलाकर हाँ कहा। ड्राइवर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हॉस्टल में रहोगे? जी। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। तो संभल कर रहना? अमित ने हैरानी से पूछा। क्यों? वह आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमे से बोला, रेवेनहिल की रातें अच्छी नहीं होती। अमित हल्का सा हंस पड़ा। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। हॉस्टल के सामने पहुंचते ही अचानक एक बर्फीली हवा उसके शरीर से टकराई। पुरानी लाल ईंटों की बिल्डिंग, अंधेरी खिड़कियां, जैसे कोई अंदर से उसे घूर रहा हो। अंदर जाते ही लकड़ी की डेस्क के पीछे बैठा एक मध्यम उम्र का आदमी उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब थकान थी। नाम अमित सेन। उस आदमी ने रजिस्टर में कुछ लिखा और दराज से एक पुरानी चाबी निकाली। 3री मंजिल, रूम 307। अमित जैसे ही चाबी लेने लगा, उस आदमी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। एक बात याद रखना। अमित ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। 3री मंजिल के आखिरी कमरे के पास कभी मत जाना। अमित हंसते हुए बोला, क्यों सर? उस आदमी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, क्योंकि वो 13 नंबर रूम है। चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। बाहर जोरदार बिजली कड़की। अमित हल्का सा मुस्कुराया। सर, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? वार्डन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। अब अमित को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। गांव का लड़का होने की वजह से उसने बचपन से बहुत मुश्किलें देखी थीं। भूतों का डर उसे कभी नहीं लगा था। सीढ़ियां चढ़कर जब वह 3री मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा पूरा कॉरिडोर असामान्य रूप से शांत था। दोनों तरफ कई कमरे थे। हर कमरे से लड़कों की बातें और हंसी की आवाज आ रही थी, लेकिन कॉरिडोर का बिल्कुल आखिरी हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, जैसे रोशनी तक वहां जाने से डरती हो। अमित ने अपना कमरा खोला और अंदर चला गया। छोटा सा कमरा, एक बिस्तर, एक टेबल, एक खिड़की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरी मंजिल पर सब लोग रूममेट्स के साथ रहते थे। सिर्फ वह अकेला था। उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने सोचा शांति से पढ़ाई कर पाएगा। रात धीरे धीरे गहराने लगी। बाहर तूफान शुरू हो चुका था। अमित बैग खोलकर किताबें जमा रहा था कि अचानक उसे कॉरिडोर के आखिरी हिस्से से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। थक थक थक। वह रुक गया। फिर वही आवाज। कोई धीरे धीरे चल रहा था। अमित दरवाजे की तरफ देखने लगा।
कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। उसने दरवाजा खोलकर बाहर देखा। पूरा कॉरिडोर खाली था, सिर्फ आखिरी अंधेरा हिस्सा और भी गहरा लग रहा था। अमित हल्का सा हंस पड़ा। शायद कोई और होगा, लेकिन उसी रात पहली बार उसके मन में ये ख्याल आया, रेवेनहिल कोलाज शायद सामान्य जगह नहीं है। अगले दिन कोलाज में उसकी मुलाकात कुछ सहपाठियों से हुई। उनमें से एक था राहुल, बहुत हंसमुख लड़का। बात करते करते राहुल ने अचानक पूछा, तू किस रूम में रहता है? 307। राहुल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तीसरी मंजिल? हाँ। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उस फ्लोर पर बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों? राहुल इधर उधर देखकर धीमी आवाज में बोला, क्योंकि उस फ्लोर का आखिरी कमरा अभिशप्त है। अमित चिढ़कर बोला, फिर शुरू हो गया? लेकिन राहुल बिल्कुल नहीं हंसा। मैं मजाक नहीं कर रहा। वह और करीब आकर फुसफुसाया, 1 साल पहले उस कमरे में एक लड़की मरी थी। अमित की भौहें सिकुड़ गईं। मरी थी मतलब? कोई कहता है आत्महत्या, कोई कहता है हत्या। बाहर हवा अचानक तेज चलने लगी। राहुल धीमी आवाज में बोला, और तब से रात में उस कमरे से आवाजें आती हैं। अमित हंस पड़ा। तुम लोग बहुत हॉरर फिल्में देखते हो? लेकिन उसने देखा, राहुल के चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी। उस रात अमित पढ़ाई कर रहा था। परीक्षा नजदीक थी। घड़ी में रात के 2 बजे थे। अचानक कॉरिडोर के आखिरी हिस्से से हंसी की आवाज आई, फिर चीख, फिर जैसे किसी ने तेज म्यूजिक चला दिया हो। अमित झुंझलाकर सिर उठाया। इतनी रात को कौन है? आवाजें बढ़ती जा रही थीं, जैसे अंदर कोई पार्टी चल रही हो। लोग हंस रहे हों, चिल्ला रहे हों, ग्लास टूटने की आवाज तक आ रही थी। अमित गुस्से में उठ खड़ा हुआ। उसे वार्डन की बात याद आई, आखिरी कमरे के पास कभी मत जाना। लेकिन उसकी पढ़ाई खराब हो रही थी। उसने सोचा, शायद नए स्टूडेंट्स आए होंगे। गुस्से में वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला। कॉरिडोर के आखिरी हिस्से में पीली रोशनी जल रही थी और सारी आवाजें वहीं से आ रही थीं। 13 नंबर रूम। कॉरिडोर की हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। अमित धीरे धीरे 13 नंबर रूम की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। थक थक थक। जितना वह आगे बढ़ रहा था, अंदर की आवाजें उतनी साफ होती जा रही थीं। किसी की हंसी, किसी की चीख, ग्लास टकराने की आवाज, जैसे सच में अंदर कोई पार्टी चल रही हो। अमित चिढ़कर बोला, लोगों को जरा भी समझ नहीं है क्या? रात के 2 बजे पार्टी कर रहे हैं। लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं एक अजीब बेचैनी बढ़ रही थी, क्योंकि पूरा कॉरिडोर खाली था। बाकी सारे कमरों के दरवाजे बंद थे। फिर भी सिर्फ 13 नंबर रूम से आवाजें आ रही थीं। अचानक बाहर बिजली चमकी। 1 सेकंड के लिए पूरा कॉरिडोर रोशनी से भर गया और उसी पल अमित ने देखा, 13 नंबर रूम के दरवाजे के पास दीवार पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने बार बार उसे खरोंचा हो। अमित कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से पीली रोशनी आ रही थी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के सामने पहुंचा, सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। पूरा कॉरिडोर खामोश, इतना खामोश कि उसकी अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। अमित ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हेलो, कोई है? कोई जवाब नहीं। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। क्रिएईच। पुराने दरवाजे की आवाज सुनकर उसका शरीर कांप उठा। अंदर पूरा अंधेरा था। कोई नहीं। जो पार्टी की आवाज अभी तक आ रही थी, उसका कोई निशान तक नहीं था। कमरे में धूल की गंध फैली हुई थी। एक पुराना बिस्तर, एक टूटी हुई कुर्सी और उखड़ी हुई दीवारें। अमित हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी धीरे धीरे कमरे में घूमने लगी। अचानक दीवार पर एक लड़की की तस्वीर दिखाई दी। फ्रेम में जड़ी हुई तस्वीर। एक खूबसूरत लड़की मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अजीब मासूमियत थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, सुनीता रॉय। अमित कुछ सेकंड तक तस्वीर को देखता रहा। उस लड़की की आंखें अजीब तरह से जिंदा लग रही थीं। अचानक उसके शरीर से बर्फ जैसी ठंडी हवा गुजरी और तभी उसके पीछे से एक लड़की की धीमी आवाज आई, चले मत जाओ। अमित का पूरा शरीर जम गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर
उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। एक लड़की खड़ी थी, सफेद ड्रेस, लंबे बाल, फीका चेहरा, लेकिन उसकी आंखें बेहद खूबसूरत। वह चुपचाप अमित को देख रही थी। जिंदगी में पहली बार अमित ने असली डर महसूस किया। उसका गला सूख गया, फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? लड़की धीरे से मुस्कुराई। डरो मत। उसकी आवाज में अजीब सुकून था। मैं सुनीता हूं। अमित ने हैरानी से तस्वीर की तरफ देखा, फिर लड़की की तरफ। वही चेहरा, वही आंखें। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम तस्वीर वाली लड़की हो? सुनीता ने धीरे से सिर हिलाया। अमित पीछे हट गया। ये नामुमकिन है, सुनीता धीमी आवाज में बोली। रेवेनहिल में नामुमकिन चीजें ही सच होती हैं। बाहर फिर बिजली कड़की। एक पल के लिए कमरे में रोशनी फैल गई और उसी रोशनी में अमित ने देखा सुनीता के पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। उसके सीने में डर बर्फ की तरह जमने लगा। तुम इंसान नहीं हो? सुनीता कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं 1 साल से इसी कमरे में हूं। अमित का सिर घूमने लगा। तो वार्डन सच कह रहा था? उसकी आवाज कांप रही थी। तुम यहां क्यों हो? सुनीता की आंखें अचानक उदास हो गईं, क्योंकि मैं यहां से जा नहीं पाई। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। सुनीता खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, लोग सोचते हैं मैंने आत्महत्या की थी। उसकी आवाज बदल गई, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अमित चुपचाप सुनता रहा। डर अब भी था, लेकिन उस लड़की की आंखों का दर्द उसे अजीब तरह से अपनी ओर खींच रहा था। सुनीता धीरे धीरे बोली, मैं तब फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। एक रात कुछ सीनियर्स मुझे पार्टी के बहाने इस कमरे में बुला कर लाए। उसकी आवाज कांपने लगी। मैं समझ नहीं पाई कि वो लोग क्या करना चाहते थे। अमित का दिल भारी होने लगा। सुनीता की आंखों में आंसू भर आए। जब मैंने भागने की कोशिश की, तब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। दीवारों की परछाइयां जैसे हिलने लगीं। सुनीता धीमी आवाज में बोली, उन्होंने मुझे मार डाला था। अमित स्तब्ध खड़ा रहा। उसका शरीर कांप रहा था। अचानक उसने देखा सुनीता के हाथों से धीरे धीरे खून टपक रहा था। टप टप खून जमीन पर गिर रहा था। अमित डरकर पीछे हट गया, लेकिन सुनीता की आंखों में सिर्फ दर्द था, ना गुस्सा ना नफरत, सिर्फ गहरा अकेलापन। कोई मुझे बचाने नहीं आया। अचानक उसने सिर उठाया। सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। अमित ने धीरे से पूछा, कौन? सुनीता की आंखों में अजीब सा साया उतर आया। सोनू। ये नाम सुनते ही अमित का शरीर सुन्न पड़ गया। सोनू? उसकी सांसें अटकने लगीं, क्योंकि सोनू उसका बचपन का सबसे करीबी दोस्त था। 1 साल पहले शहर में कोलाज पढ़ने आने के बाद वह अचानक लापता हो गया था। आज तक किसी को नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ। अमित कांपती आवाज में बोला, तुम सोनू को जानती थी? सुनीता ने धीरे से सिर हिलाया। वो मुझे बचाने आया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसी वजह से उन लोगों ने उसे भी मार डाला। सुनीता की बात सुनने के बाद अमित को लगा जैसे पूरी दुनिया अचानक रुक गई हो। उसके सीने के भीतर धीरे धीरे एक भारी दबाव जमा होने लगा। सोनू मर चुका है? नहीं, ये नहीं हो सकता। 1 साल से सब लोग कह रहे थे कि सोनू लापता है। पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला था। अमित खुद भी यकीन करता था एक ना एक दिन उसका दोस्त वापस जरूर आएगा। लेकिन आज उसे उस भयानक सच का पता चला। उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें तैरने लगी। गांव के मैदान में साथ फुटबॉल खेलना, बरसात के दिनों में नदी में कूदना, इम्तिहान से पहले रात भर साथ पढ़ाई करना। सोनू हमेशा कहता था, एक दिन हम दोनों बड़े शहर में साथ पढ़ेंगे, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। अमित की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में पूछा, उन्होंने सच में सोनू को मार दिया? सुनीता ने धीरे से सिर हिलाया। कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई। खिड़की के बाहर काले बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। सुनीता की आवाज कांप रही थी। उस दिन मैं बहुत चिल्ला रही थी। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कोई मुझे बचाने नहीं आया। उसकी आंखों में अजीब खालीपन था। सिर्फ सोनू आया था। अमित चुपचाप खड़ा सुनता रहा। उसके हाथ धीरे धीरे मुट्ठियों में बदलते जा रहे थे। सुनीता बोलती रही, उनमें से एक दरवाजा पूरी तरह लॉक करना भूल गया था। सोनू आवाज सुनकर अंदर आ गया। उसने मुझे बचाने की कोशिश की।
अचानक सुनीता का चेहरा विकृत हो गया। उसके चारों तरफ की हवा कांपने लगी, लेकिन वो लोग बहुत थे। दीवारों की परछाइयां हिलने लगीं। उन्होंने सोनू को भी मारना शुरू कर दिया। अमित की सांसें भारी हो गईं। उसने आंखें बंद कर लीं। उसकी कल्पना में पूरा दृश्य साफ दिखने लगा। एक अंधेरा कमरा, कुछ नशे में धुत सीनियर्स, जमीन पर पड़ी सुनीता और सोनू अकेला खड़ा उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। अमित के भीतर धीरे धीरे आग जलने लगी। फिर सुनीता धीमी आवाज में बोली, उन्होंने सोनू को मार डाला। उसके बाद वो रुक गई। अमित कांपती आवाज में बोला, उसके बाद क्या? सुनीता की आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। उनकी लाशें कोलाज के पीछे पुराने वाटर टैंक के नीचे छुपा दी गई थीं। बिजली चमकी, पूरा कमरा रोशनी से भर गया और उसी रोशनी में पहली बार अमित ने देखा सुनीता की गर्दन के पास गहरा घाव था। उसकी सफ़ेद ड्रेस धीरे धीरे खून से भीग रही थी। अमित डर गया, लेकिन उस डर से भी बड़ा एक और एहसास उसके अंदर जन्म ले चुका था, गुस्सा, भयानक गुस्सा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो लोग अब कहाँ हैं? सुनीता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अब 3rd ईयर में पढ़ते हैं। सबको लगता है वो सामान्य स्टूडेंट्स हैं, किसी को नहीं पता कि वो हत्यारे हैं। अमित दांत भींच कर बोला, उनके नाम बताओ। सुनीता ने धीरे धीरे कुछ नाम लिए, रॉकी, देव, अर्नब, समीर। ये चारों उस रात के असली लोग थे। अमित ने नाम अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लिए। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ बदला। सुनीता अचानक उसकी तरफ देखने लगी। तुम क्या करना चाहते हो? अमित धीरे से बोला, उन्हें सजा दूंगा। सुनीता हैरानी से उसे देखने लगी। तुम समझ नहीं रहे, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, बहुत ताकतवर हैं, पूरे कोलाज में सब उनसे डरते हैं। अमित हल्का सा मुस्कुराया, मैं नहीं डरता। सुनीता कुछ पल चुपचाप उसे देखती रही, फिर पहली बार उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, बिल्कुल सोनू की तरह। ये सुनते ही अमित का दिल कांप उठा। रात धीरे धीरे सुबह की तरफ बढ़ने लगी। अचानक बाहर अनजान की आवाज गूंज उठी। उसी पल सुनीता का शरीर धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगा। अमित घबरा कर बोला, अरे कहाँ जा रही हो? सुनीता की आवाज दूर से सुनाई दी, सुबह होने पर मैं रुक नहीं सकती, लेकिन फिर वापस आऊंगी। कुछ सेकंड बाद वो पूरी तरह गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। अमित अकेला खड़ा रह गया। फिर धीरे धीरे उसने दीवार पर लगी सुनीता की तस्वीर की तरफ देखा। अब उसकी मुस्कान सामान्य नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीर की आंखों में दर्द छुपा हो। अमित धीरे धीरे अपने कमरे में लौट आया, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। पूरी रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रही, उन्होंने सोनू को मार दिया। अगली सुबह कोलाज जाकर वो चुपचाप उन सीनियर्स को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसने उन्हें देख लिया। कोलाज कैंटीन के सामने चारों खड्डे थे, हंस रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमित दूर से उन्हें घूरता रहा। रॉकी की आंखों पर काला चश्मा था, देव के हाथ में महंगी घड़ी। समीर जोर जोर से हंस रहा था। क्या यही लोग उसके दोस्त के कातिल हैं? उसके हाथ कांपने लगे। अचानक रॉकी ने दूर से अमित की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए अमित को लगा रॉकी सब समझ चुका है। रॉकी ने धीरे से सिगरेट नीचे फेंकी। उसके होंठों पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, नया लड़का, ज्यादा खोजबीन मत कर, बदले की योजना। रॉकी की बात सुनने के बाद अमित के सीने में ठंडी लहर दौड़ गई। ज्यादा खोजबीन मत कर, बात सुनने में सामान्य धमकी जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं, जैसे वो कुछ जानता हो। अमित चुपचाप खड़ा रहा। रॉकी धीरे धीरे उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। रेवेनहिल में नया आया है, यहाँ की हर चीज जानने की जरूरत नहीं होती। फिर होंठों पर अजीब मुस्कान लेकर वो चला गया। अमित बिना पलक झपकाए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, इन्हीं लोगों ने सोनू को मारा है। उस दिन क्लास में उसका बिल्कुल मन नहीं लगा। टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कुछ भी उसके कानों तक नहीं पहुंच रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने सोनू का चेहरा आ रहा था, बचपन का वो हंसमुख दोस्त जो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता था और शायद
इसी वजह से आज वो जिंदा नहीं था। रात होते ही फिर तूफान शुरू हो गया। रेवेनहिल कोलाज रात के अंधेरे में और भी डरावना लगने लगता था। अमित अपने कमरे में बैठा था। घड़ी में रात के 1 बजे थे। अचानक दरवाजे के बाहर फिर वही परिचित कदमों की आवाज आई। थक थक थक। इस बार अमित नहीं डरा। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कॉरिडोर के आखिरी हिस्से में सफेद कपड़ों में सुनीता खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरे पर अजीब शांत मुस्कान थी। अमित धीरे धीरे उसके पास गया। आज उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। सुनीता चुपचाप उसे देखती रही। तुम समझ नहीं रहे अमित, वो सिर्फ हत्यारे नहीं हैं, वो बहुत खतरनाक हैं। अमित ठंडी आवाज में बोला। जिन लोगों ने मेरे दोस्त को मारा है उनसे डरने की कोई वजह नहीं। सुनीता कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली। 1 महीने बाद उनका फेयरवेल है। उसी रात वो सबसे कमजोर होंगे। अमित ने भौहें सिकोड़ ली। मतलब वो उस रात पार्टी करेंगे, शराब पिएंगे, हंगामा करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उस रात किया था। सुनीता की आंखें अचानक लाल हो गईं। चारों तरफ की हवा भारी हो गई। दीवारों की लाइटें टिमटिमाने लगीं। अमित समझ गया। उस रात की यादें आज भी उसे तकलीफ देती हैं। उसने धीरे से पूछा, हम क्या करेंगे? इस बार सुनीता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भयानक आग जल रही थी। उन्हें उनके ही डर से डराएंगे, वैसा ही डर जैसा उन्होंने हमें दिया था। इसके बाद शुरू हुई उनकी योजना। अगले कुछ दिनों तक अमित चुपचाप सब कुछ देखता रहा। रॉकी और उसका ग्रुप खुद को कोलाज का राजा समझते थे। नए स्टूडेंट्स को डराना, रैगिंग करना, मारपीट करना, ये सब उनके लिए सामान्य बात थी। लेकिन कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था, क्योंकि सब डरते थे। धीरे धीरे अमित को समझ आया, इस कोलाज में सिर्फ सुनीता और सोनू ही नहीं, और भी कई लोग उनकी क्रूरता का शिकार हुए हैं। एक रात अमित और सुनीता 13 नंबर रूम में बैठे बात कर रहे थे। कमरे की हवा ठंडी थी। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी। अमित की नजर टेबल पर रखी पुरानी डायरी पर पड़ी। ये क्या है? सुनीता धीरे से बोली। मेरी डायरी। अमित ने डायरी खोली। अंदर के पन्ने कांपते हाथों से लिखे गए थे। शुरुआत में सामान्य कोलाज लाइफ की बातें थीं, नए दोस्त, सपने, भविष्य। लेकिन आखिरी पन्नों में सब बदल चुका था। लिखावट बिखरी हुई थी। हर शब्द में डर भरा था। एक पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। दूसरे पन्ने पर, आज फिर रॉकी मेरे कमरे में आया था। अमित की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। आखिरी पन्ने पर कांपते हाथों से लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो उन्हें सजा दिलाना। अचानक कमरे की हवा और ठंडी हो गई। अमित ने सिर उठाकर देखा। सुनीता चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों से धीरे धीरे खून जैसे लाल आंसू बह रहे थे। मुझे सिर्फ शांति चाहिए। अमित ने डायरी को कसकर पकड़ लिया। मैं तुमसे वादा करता हूं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। उस रात के बाद अमित बदलने लगा। वो पहले वाला शांत लड़का अब नहीं रहा। अब उसकी आंखों में हर समय एक अजीब कठोरता रहती थी। उसने जिम जाना शुरू कर दिया। खुद को मजबूत बनाने लगा, क्योंकि वो जानता था आखिरी लड़ाई आसान नहीं होगी। एक दिन कैंटीन में बैठे हुए उसने सुना, फेयरवेल की रात 3rd ईयर के स्टूडेंट्स कोलाज के पुराने ऑडिटोरियम में पार्टी करेंगे। उसी समय राहुल उसके पास आकर बैठ गया। तू ठीक है ना? अमित चुप रहा। राहुल धीमी आवाज में बोला, आजकल तू बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। रात में अपने कमरे में किससे बातें करता है? अमित चौंक गया। मतलब? राहुल कांपती आवाज में बोला, कई दिनों से देख रहा हूं तू कॉरिडोर में अकेले खड़ा होकर बातें करता है, लेकिन वहां तो कोई होता ही नहीं। अमित का दिल जोर से धड़क उठा। उसे समझ आ गया, सुनीता को सिर्फ वही देख सकता है। उस रात फिर उनकी मुलाकात 13 नंबर रूम में हुई। सुनीता खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। अमित धीरे से बोला, बस कुछ दिन और। सुनीता ने सिर हिलाया। फिर सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी कॉरिडोर से किसी के कदमों की आवाज आई। थक थक थक। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखाई दी। कोई बाहर खड़ा था। फिर धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। अमित आगे बढ़ा और दरवाजा खोला
और दरवाज़ा खुलते ही उसके शरीर का खून जैसे जम गया। दरवाजे के सामने खड़ा था रॉकी। कॉरिडोर की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़कर उसे और भी डरावना बना रही थी। उसके होंठों पर धीरे धीरे एक विकृत मुस्कान उभर आई। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सुनीता वहां नहीं थी। 13 नंबर रूम फिर से पहले की तरह अंधेरा और खाली था, जैसे यहाँ कभी कोई था ही नहीं। रॉकी धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। उसकी नजरें पूरे कमरे में घूमने लगी। यहाँ क्या कर रहा है तू? अमित ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। कुछ नहीं, आवाज सुनी थी। रॉकी कुछ सेकंड तक चुपचाप उसे घूरता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। तुझे एक बात बताऊं? वो थोड़ा और करीब आया। इस कमरे में ज्यादा आना अच्छा नहीं होता। उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई। लोग गायब हो जाते हैं। अमित ने दांत भींचकर अपना गुस्सा रोका। उसका बहुत मन कर रहा था कि रॉकी के चेहरे पर मुक्का मार दे, लेकिन अभी नहीं, अभी समय नहीं आया था। अचानक रॉकी की नजर दीवार पर टंगी सुनीता की तस्वीर पर पड़ी। एक पल के लिए उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दिया, बहुत थोड़ी देर के लिए। लेकिन अमित ने वो देख लिया। रॉकी ने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। चल बाहर निकल। अमित बिना कुछ बोले उसके साथ कमरे से बाहर आ गया। कॉरिडोर में चलते चलते अचानक रॉकी रुक गया, फिर बहुत धीरे से बोला, कुछ चीजें मरी हुई ही अच्छी लगती हैं। ये कहकर वो चला गया। अमित वहीं खड़ा रह गया। उसके सीने में आग जल रही थी। अब उसे समझ आ चुका था, रॉकी डर चुका है, मतलब वो सच जानता है। उस रात के बाद अमित और भी यकीन से भर गया। अब बदला लेना ही होगा। दिन तेजी से गुजरने लगे। जैसे जैसे फेयरवेल का दिन करीब आ रहा था, अमित के अंदर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और सुनीता भी धीरे धीरे बदल रही थी। पहले उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था, अब वहां भयानक बदले की आग जल रही थी। एक रात जब अमित 13 नंबर रूम में दाखिल हुआ तो उसने देखा कमरे की सारी लाइटें अपने आप जल बुझ रही थी। दीवारों की परछाइयां कांप रही थी और सुनीता खिड़की के सामने खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। अमित ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? सुनीता मुड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। आज उन्होंने फिर एक जूनियर को मारा है। उसकी आवाज में नफरत थी। वो लोग नहीं बदले। अमित की मुट्ठियां कस गईं। बस 2 दिन और। सुनीता ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। तभी अचानक कमरे का तापमान असामान्य रूप से गिर गया। अमित की सांसों से धुआं निकलने लगा। दीवार पर लगा आईना अपने आप टूट गया। छर्रर। अमित घबराकर पीछे हट गया। फिर कमरे के एक कोने में धीरे धीरे एक परछाई बनने लगी, काले धुएं जैसी। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो परछाई धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगी। एक लड़का, चेहरे पर चोट के निशान, शरीर पर खून, लेकिन उसकी आंखें। अमित ने उसे तुरंत पहचान लिया। सोनू। उस लड़के ने धीरे से सिर उठाया। उसके होंठों पर कमजोर मुस्कान आई। बहुत दिनों बाद देखा तुझे। अमित की आंखें भर आईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसका बचपन का दोस्त इतने साल बाद उसके सामने खड़ा था, हालांकि अब वो जिंदा नहीं था। अमित कांपती आवाज में बोला, तू सच में सोनू है? सोनू हल्का सा हंसा। हाँ रे पागल, इतनी जल्दी भूल गया? अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आगे बढ़ा, लेकिन अचानक रुक गया, क्योंकि वो जानता था अब सोनू इंसान नहीं रहा। सोनू धीरे से बोला, उस दिन अगर मैं थोड़ा पहले पहुंच जाता, उसकी आवाज कांप गई, तो शायद सुनीता को बचा पाता। सुनीता चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। अमित ने दांत पींच कर कहा, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। सोनू की आंखें धीरे धीरे कठोर हो गईं। हाँ, अब समय आ गया है। फेयरवेल की पिछली रात। पूरा कोलाज फेस्टिवल की तैयारी में व्यस्त था। ऑडिटोरियम सजाया जा रहा था। लाइट्स, म्यूजिक, हंसी, खुशी। किसी को नहीं पता था इसी जगह अगली रात कुछ भयानक होने वाला है। रात के 3 बजे अमित, सुनीता और सोनू 13 नंबर रूम में खड़े थे। बाहर भयंकर तूफान चल रहा था। सुनीता धीरे से बोली, कल वो सब एक साथ होंगे? सोनू ठंडी आवाज में बोला, और कल ही उनका फैसला होगा। अचानक
पूरे कमरे की लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ उन तीनों की आंखें चमक रही थीं और उसी अंधेरे के भीतर धीरे धीरे गूंजने लगी रॉकी की डरावनी हंसी। फेयरवेल की रात, पूरा रेवेनहिल कोलाज रोशनी से जगमगा रहा था। ऑडिटोरियम के सामने रंग बिरंगी लाइटें, तेज म्यूजिक, स्टूडेंट्स की हंसी, हर तरफ जश्न का माहौल था। कोई फोटो खींच रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई दोस्तों को गले लगाकर रो रहा था, क्योंकि आज 3rd ईयर का आखिरी दिन था। लेकिन इस खुशी के पीछे छुपा था एक भयानक अंधेरा। अमित ऑडिटोरियम के बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। आज उसकी आंखों में अजीब कठोरता थी। काली शर्ट, मुट्ठियां कसकर बंद। उसके कानों में अब भी सोनू की आखिरी चीख गूंज रही थी, अमित बचा। अचानक ठंडी हवा चली। अमित समझ गया, वो दोनों आ चुके हैं। उसने धीरे से पीछे देखा। दूर अंधेरे कॉरिडोर में सुनीता और सोनू खड़े थे, दोनों के शरीर आधे पारदर्शी। आज उनकी आंखों में दर्द नहीं था, सिर्फ बदला। सुनीता धीरे से बोली, समय आ गया है। अमित ने सिर हिलाया और ऑडिटोरियम के अंदर चला गया। अंदर बहुत शोर था, डीजे म्यूजिक बज रहा था। स्टेज के सामने सब डांस कर रहे थे और एक कोने में बैठा था रॉकी और उसका गैंग, हाथों में शराब की बोतलें, चेहरों पर वही पुराना घमंड। रॉकी हंसते हुए बोला, इस कोलाज का असली राजा हम ही हैं। सब हंस पड़े। उसी पल ऑडिटोरियम की सारी लाइटें अचानक बुझ गईं। ठास, पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर स्टूडेंट्स चीखने लगे, ये क्या हुआ? लाइट चली गई क्या? अचानक स्टेज के स्पीकर से विकृत आवाज आने लगी। फिर एक लड़की के रोने की आवाज। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। रॉकी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगा। अचानक स्टेज पर सफेद परछाई चमकी। एक लड़की, लंबे बाल, खून से भीगे कपड़े। रॉकी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसका गला सूख गया। ना से नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक लाइटें फिर जल उठी। स्टेज खाली था, कोई नहीं। चारों तरफ लोग हैरान, कुछ हंसने लगे। प्रैंक था क्या? लेकिन रॉकी नहीं हंस रहा था। उसके माथे पर पसीना था। अमित दूर से सब देख रहा था। उसके होंठों पर धीरे धीरे मुस्कान उभर आई। अचानक फिर लाइटें बुझ गई, इस बार और जोर से। ठास, और उसी अंधेरे में गूंज उठी एक लड़की की भयानक चीख, बचाओ। रॉकी डरकर पीछे हट गया, क्योंकि वो इस आवाज को पहचानता था। 1 साल पहले की वही रात, सुनीता की चीख। उसका दोस्त देव कांपती आवाज में बोला, रॉकी, ये क्या हो रहा है? अचानक ऑडिटोरियम के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। धाम धाम धाम। चारों तरफ लड़कियों की चीखें और लड़कों की आवाजें गूंजने लगी। कोई दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। तभी स्टेज की बड़ी स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक वीडियो चलने लगा। एक अंधेरा कमरा, 13 नंबर रूम। वीडियो में रॉकी और उसका गैंग नशे में हंस रहे थे और जमीन पर पड़ी थी सुनीता। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। सब अविश्वास से स्क्रीन को देख रहे थे। देव चिल्लाया, ये कौन चला रहा है? लेकिन वीडियो रुका नहीं। अब उसमें सोनू कमरे में दाखिल हो रहा था। वो सुनीता को बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर चारों मिलकर उसे मारने लगे। पूरा हॉल डर से जम गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। जिन्हें सब हीरो समझते थे, वो असल में हत्यारे थे। रॉकी चीखा, स्क्रीन बंद करो। लेकिन तभी स्टेज पर धीरे धीरे सुनीता दिखाई दी। इस बार उसे सब देख सकते थे। खून से भीगे कपड़े, काली आंखें, चेहरे पर डरावनी मुस्कान। चारों तरफ बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगी। स्टूडेंट्स चीखते हुए पीछे हटने लगे। रॉकी कांपते हुए पीछे हट गया। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो। सुनीता की आवाज पूरे ऑडिटोरियम में गूंज उठी। उस दिन मैं भी रोई थी, लेकिन तुम में से कोई नहीं रुका। अचानक किसी अदृश्य ताकत ने रॉकी का गला दबा दिया। वो सांस नहीं ले पा रहा था। देव और समीर भागने लगे, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। तभी ऑडिटोरियम के पीछे के अंधेरे से एक और परछाई बाहर आई। सोनू, उसकी आंखों में आग जल रही थी। वो धीरे से बोला, अब फैसला होगा। ऑडिटोरियम अब नर्क जैसा लग रहा था। चारों तरफ चीखें, कोई रो रहा था, कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई डर के मारे जमीन पर बैठ गया था। और स्टेज पर खड़ी थी सुनीता,
उसके चारों तरफ ठंडी धुंध घूम रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रॉकी जमीन पर गिरा हाँफ रहा था। अदृश्य ताकत उसका गला दबाए हुए थी। वो कांपती आवाज में बोला, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो। सुनीता के होठों पर डरावनी मुस्कान उभरी। गलती? उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करना गलती? एक मासूम लड़के को मार देना गलती? तुम इंसान नहीं थे। अचानक सारी लाइटें पागलों की तरह जलने बुझने लगी। ठास ठास ठास। देव डरकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी उसके सामने दीवार पर खून से खुद ब खुद लिखा उभर आया, मर्डरर। देव चीखकर पीछे हट गया। समीर रोते हुए बोला, हम नहीं चाहते थे कि वो मर जाए। सोनू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके शरीर से ठंडी धुंध निकल रही थी, लेकिन तुमने रोका भी नहीं। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि पूरा ऑडिटोरियम कांप उठा। अर्णव घुटनों के बल बैठ गया। प्लीज हमें पुलिस को दे दो, लेकिन ऐसे मत करो। अब तक अमित चुपचाप सब देख रहा था। उसके अंदर तूफान चल रहा था। एक तरफ उसके दोस्त की मौत, दूसरी तरफ सामने डरे हुए इंसान। हाँ, वो हत्यारे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में वही डर था जो कभी सुनीता और सोनू ने महसूस किया था। सुनीता धीरे धीरे रॉकी के सामने जाकर खड़ी हो गई। रॉकी कांप रहा था। उस दिन सबसे ज्यादा तू हंस रहा था, याद है? रॉकी की आंखों से आंसू बहने लगे। हमें माफ कर दो। सुनीता का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा। माफी? अचानक पूरे ऑडिटोरियम की हवा बवंडर की तरह घूमने लगी। कुर्सियां कांपने लगीं। खिड़कियों के शीशे टूट गए। स्टूडेंट्स डर के मारे चीखने लगे। उसी समय अमित आगे बढ़ा। वो जोर से चिल्लाया, सुनीता रुक जाओ। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। सुनीता धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में आग और दर्द दोनों थे। अमित धीरे से बोला, उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन अगर तुम भी इसी तरह बदला लोगी तो तुम भी उनकी जैसी बन जाओगी। सुनीता चुप रही। अमित और करीब गया। तुम बुरी नहीं थी, सोनू भी नहीं। तुम दोनों सिर्फ शांति चाहते थे। सोनू ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में दर्द साफ था। अमित धीमी आवाज में बोला, बाकी फैसला इंसान करेंगे। कुछ सेकंड तक पूरा हॉल शांत रहा। फिर सुनीता की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। खून नहीं, सामान्य आंसू। उसके चारों तरफ का अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा। ठंडी हवा रुक गई। लाइटें स्थिर हो गईं। सुनीता कांपती आवाज में बोली, मैं बहुत थक गई हूं। अमित हल्का सा मुस्कुराया, अब आराम करो। सोनू धीरे धीरे सुनीता के पास आकर खड़ा हो गया। फिर बहुत समय बाद पहली बार दोनों के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आई। अचानक ऑडिटोरियम की स्क्रीन पर वीडियो फिर चलने लगा। सारे सबूत साफ दिखाई दे रहे थे। पूरा कोलाज सच जान चुका था। रॉकी और उसका गैंग टूट चुका था। अब कोई उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। पुलिस आने से पहले ही उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। सुनीता धीरे धीरे अमित की तरफ देखने लगी। धन्यवाद। अब उसकी आवाज शांत थी। हमारी बात पर विश्वास करने के लिए। अमित की आंखें भर आईं। सोनू हल्का सा मुस्कुराया। तू आज भी वैसा ही है? अमित कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले दोनों के शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगे। बाहर सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी। सुनीता की आखिरी आवाज गूंजी, 13 नंबर रूम अब शांत रहेगा। कुछ ही सेकंड में वो दोनों गायब हो गए। ऑडिटोरियम में सिर्फ ठंडी हवा बाकी रह गई और अमित चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। कुछ महीनों बाद रेवेनहिल कोलाज बहुत बदल चुका था। रैगिंग बंद हो चुकी थी। स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए गए थे और अमित अब वो कोलाज के सबसे सम्मानित स्टूडेंट्स में से एक था। सब लोग उसे बहादुर लड़के के रूप में जानते थे। अब वो स्टूडेंट काउंसिल की जिम्मेदारी संभाल रहा था। किसी जूनियर के साथ अगर कोई अन्याय होता तो सबसे पहले अमित ही उसके सामने खड़ा होता, क्योंकि अब वो जान चुका था अगर डर को चुपचाप सहा जाए तो अंधेरा और बढ़ता जाता है। एक शाम अमित तीसरी मंजिल के कॉरिडोर से गुजर रहा था। 13 नंबर रूम के सामने आकर वो रुक गया। दरवाजा बंद था, लेकिन पहले जैसा डरावना नहीं लगता था। अचानक बहुत हल्की ठंडी हवा उसके पास से गुजर गई और दूर कहीं से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। कहानी की सीख। दोस्तों,
आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी। ये हमें सिखाती है अन्याय के खिलाफ चुप रहना मतलब अंधेरे को और ज्यादा ताकत देना। सुनीता और सोनू शायद कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनकी कहानी ये याद दिलाती है कि सच एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इसलिए जिंदगी में कभी भी अन्याय का साथ मत देना, और अगर किसी को अकेले दर्द सहते देखो तो उससे मुंह मत मोड़ना, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावना भूत इंसान खुद होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और बताओ तो, क्या तुम कभी 13 नंबर रूम का दरवाजा खोलने की हिम्मत करते?